अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मंजिल स्टोरीज में खुश आमदीद। आज हम जिस कंट्री की बात करने जा रहे हैं, इस कंट्री में जाना हर इंसान की ख्वाहिश है। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त सुना। यहाँ पर जाना हर इंसान की ख्वाहिश है और इसका पासपोर्ट दुनिया का तीसरा मजबूत तरीन पासपोर्ट है। यानी आप इस पासपोर्ट पर दुनिया के 90% ममालिक में सफर कर सकते हैं बगैर वीजा के। ये रहने वाला हर फर्द करोड़ोंपति है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जो लोगों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीलियां लाने के लिए कोशा है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जिशान हसन रजा साहब, जो कि सीनियर इमिग्रेशन एंड एजुकेशनल एडवाइजर हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस मुल्क में जाया जा सकता है और तालीम का निज़ाम क्या है और क्या पाकिस्तान में रहते हुए वहां का वीज़ा हासिल किया जा सकता है। सर, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो सबसे पहले सर, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि ये कौन सी कंट्री है कि जिसमें इतनी खसूसियात पाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, और आप इतनी इंफॉर्मेटिव सीरीज जो है वो लोगों के लिए लेके आए हैं जो उनकी जिंदगियां बदल रही है। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह और सर। दूसरा, आपके इन सब बातों से जो लोग इस फील्ड को जानते हैं वो समझ गए होंगे कि हम स्वीडन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और स्वीडन जो है वो यूरोप का और शेंजन एरिया का एक बड़ा मुस्तहकम मुल्क है। और खास तौर पे यहाँ पे जाने के लिए जो स्टूडेंट वीजा है वो एक बड़ा अच्छा वे है। पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 साल से आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। यहाँ से एक नाखुशगवार वाक़े की वजह से कुछ अर्सा जो है वो एम्बेसी इथोपिया शिफ्ट हो गई थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को अपना स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए इथोपिया जाना पड़ता था। इनको इंटरव्यू के लिए इथोपिया जाना पड़ता था और खासी मुश्किलात के बाद वहां से वो वीजा हासिल करने में कामयाब होते थे। अब फॉर्चुनेटली 9 अप्रैल 2025 से यहाँ पे स्वीडन एम्बेसी ने अपनी वर्किंग दोबारा शुरू कर दी है। और अब ये स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए इस्लामाबाद से स्वीडन के लिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि इसी दौरान मैं ये भी एडअप करते चलूं कि रिसेंटली 2 तारीख से स्वीडन के एडमिशन स्टार्ट भी हो चुके हुए हैं और 15 अगस्त तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इस बात को जहन में रखें कि यूरोप के बेशतर ममालिक का जो मेन इंटेक होता है वो सितंबर में होता है हर साल के, जिसके लिए एडमिशन्स का प्रोसेस नॉर्मली उससे पिछले साल के अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो इंटेक है, जो जनवरी 2026 का इंटेक होगा, ये थोड़े कम कोर्सेज ऑफर करता है और इसमें थोड़ी कम यूनिवर्सिटीज में ऑप्शंस होती हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बायोमेडिसिन के स्टूडेंट हैं और ग्रेजुएशन की सतह तक जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उनके लिए अभी भी दाखिले खुले हुए हैं और 15 अगस्त तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, ये वो मालूमात है, मैं ये समझता हूँ कि ये गूगल पे भी अवेलेबल नहीं है अभी। बहुत शुक्रिया सर फॉर योर क्वालिटी इंफॉर्मेशन। सर मुझे ये बताइएगा कि स्वीडन में स्टूडेंट के लिए कागजात कौन से दरकार होंगे। हमारा सब, अगर हम यूरोप के किसी भी मुल्क के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को आमतौर पे अपने सारे सर्टिफिकेट्स, अपने सारे ट्रांसक्रिप्ट और अपनी सारी डिग्रीज, इनको मुतलका फोरम्स पे अटेस्टेड करवाना होता है और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाना होता है। अब मुतलका फोरम्स से जब हम बात करते हैं तो उससे मुराद ये है कि जो आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट का डॉक्यूमेंट है वो आपने अपने मुतलका बोर्ड से वेरीफाई कराना होता है, टेस्ट करवाना होता है। और उसके बाद जैसे एक इदारा आईबीसीसी है, आप वहां से उसकी सेकंड अटेस्टेशन करवाते हैं। इसके बाद जब आपकी जो डिग्री लेवल के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके ग्रेजुएशन या मास्टर्स के डॉक्यूमेंट, उसको आपने एचईसी से टेस्ट करवाना होता है। जब स्टूडेंट्स ये चीजें कर चुके हैं उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो ऑफिस है वो फिर डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करता है। तो ये होगी डॉक्यूमेंट्स की तैयारी। इसके अलावा आइल्स जो है वो यूरोप के कुछ ममालिक में मैंडेटरी है, इसलिए स्वीडन में भी सेम एज ये मैंडेटरी है। जो बच्चे बीएस लेवल पे जाना चाहते हैं ग्रेजुएशन के लिए, उनको 6.0 आइल्स चाहिए होता है और नॉर्मली मास्टर्स के लिए 6.5 बैंड आइल्स चाहिए होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो स्टूडेंट्स को आईबीसीसी, एचएससी, मोफा, इनकी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए और इसके साथ साथ उनका आइल्स करना जरूरी है। बिल्कुल सर। मुझे बताइएगा, यहाँ पे जाने के लिए कुछ फंड्स भी दरकार होते होंगे यकीनी तौर पे, तो आप आया कि इनको इन्वेस्टमेंट समझते हैं या ये एक्सपेंस में कंसिडर किए जाएंगे।
हमारा साहब आपने बहुत अच्छा वो टेक्निकल क्वेश्चन किया है। देखिए स्वीडन के जो अखराजात है उसको अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज से कंपैरिजन करें तो रिलेटिवली मैं इसको एक इकोनॉमिकल एक्सपेंसेस की रेंज में कैटेगराइज करूंगा। आमतौर पे जब बच्चे यहाँ से यूके जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या यूएस और कनाडा जाना चाहते हैं तो उनको 3 से 4 मिलियन की रेंज में पैसे रिक्वायर्ड होते हैं। और जब आप बात करते हैं स्वीडन की तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 2.5 मिलियन में बच्चे स्वीडन में पहुंच जाते हैं। जहां तक आपका सवाल है इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंस के हवाले से, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जब यहां से जाते हुए तो ऑलवेज अगर हम शॉर्ट टर्म बात करें तो ये एक्सपेंसेस ही हैं। उसकी एक मेन वजह यह है कि अगर हम ये समझें कि स्टूडेंट किसी मुल्क में जाते ही काम करके और ना सिर्फ अपने अखराजात उठा लेगा बल्कि अपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो पूरे भी करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर स्टूडेंट को वहां पे जाके सेटल होने के लिए, वहां के निजाम को समझने के लिए और वहां की जॉब मार्केट में मर्ज होने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ऑलमोस्ट कुछ स्टूडेंट्स एक सेमेस्टर का टाइम लेते हैं, कुछ एक साल भी ले सकते हैं, जब तक कि वहां की इकोनॉमी, वहां की जॉब मार्केट को वो समझ सकते हैं। तो इनिशियली एज अ शॉर्ट टर्म हम इसको एक्सपेंसेस में काउंट करेंगे, बट इन द लॉन्ग रन हम इसको इन्वेस्टमेंट ही समझेंगे। उसकी वजह यह है कि स्वीडन उन चंद ममालिक में शामिल है जहां पे स्टूडेंट को अपनी डिग्री पूरी करने से पहले अपना वीजा कैटेगरी स्विच करने की इजाजत है। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा, अगर बच्चे यहां से यूके जाते हैं तो वहां पे जाके डिग्री पूरी करने से पहले वो जॉब मार्केट में नहीं जा सकते, वो वर्क परमिट उनको अलाउड नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि पहले वो अपनी डिग्री कंप्लीट करें और जिस वीजा की शराइत पे वो गए हैं शराइत को पूरा करें। लेकिन स्वीडन बच्चों को यह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो स्टूडेंट्स 30 क्रेडिट आवर्स पूरे कर लेते हैं और एक सेमेस्टर वहां पे गुजार लेते हैं, उसके बाद उनको अगर वहां पे रीजनेबल जॉब ऑफर होती है तो वो वर्क परमिट पे स्विच कर सकते हैं। तो एट द लॉन्ग रन ये एक इन्वेस्टमेंट है जो बच्चों को ना सिर्फ वहां पे जॉब मार्केट में स्विच करने की इजाजत देती है बल्कि एक मखसूस वक्त गुजारने के बाद वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी लेने के मौके भी बड़े रोशन है। बहुत शुक्रिया। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि दौरान तलीम भी मुमकिन है काम करना, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स ये जानना चाहेंगे कि कितने आवर्स जो है ना वो काम किया जाए और कितने आवर्स जो है वो अपनी एजुकेशन के ऊपर कंसीडर किया जाए। इसमें देखिए जो भी ममालिक बच्चों को काम करने के लिए अलाउ करते हैं उनकी पहली प्रोविजन यही होती है कि इट शुड नॉट अफेक्ट योर स्टडीज। आप किसी भी मुल्क में देखें उन्होंने ये वाज़ेह लिखा होता है कि आपकी स्टडी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, द गुड थिंग इज कि स्वीडन में काम करने के जो आवर्स हैं उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर नहीं किया जाता। स्टूडेंट आमतौर पे वहां बड़ा एक रीजनेबल टाइम कंज्यूम करते हैं और वो अपनी रीजनेबल इनकम भी जनरेट करते हैं और ना सिर्फ अपने तालीमी अखराजात पूरे करते हैं कुछ अरसे के बाद, बल्कि अपने वहां पे रहने खाने पीने के अखराजात भी खुद से करते हैं। तो आमतौर पे स्वीडन में वर्किंग आवर्स मसला नहीं है। बहुत ज़बरदस्त सर। बताइएगा कि जो स्टूडेंट यहाँ से वहाँ जा रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, आया कि वो अपनी फैमिलीज को भी लेके जा सकते हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल हमारे साहब, यहाँ से जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनके साथ डिपेंडेंट फैमिली अलाउड है। इसमें थोड़ा सा फर्क ये पड़ता है कि रूटीन में जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है वो बैंक स्टेटमेंट आपको ज्यादा रखनी पड़ती है। ऑब्वियसली एक एप्लीकेंट के लिए वहां पे मेंटेनेंस के फंड्स जो है वो कम रिक्वायर्ड है, लेकिन जब ज्यादा लोग जाते हैं तो उनके लिए मेंटेनेंस के फंड्स ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो ये आपके क्वेश्चन की वजह से मैं इसमें थोड़ी सी एक्सपेंसेस में ये भी बता दूं कि जब आप यहाँ से जाते हैं तो नॉर्मली एक स्टूडेंट के पास 4 मिलियन पाकिस्तान रुपीज की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर उसका स्पाउस साथ ऐड होता है तो मैं एक जनरल कैलकुलेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ कि उसमें आप 2 मिलियन फैमिली के लिए ऐड करने, स्पाउस के लिए, तो दैट मेक्स इट 6 मिलियन रुपीज। उसके बाद फॉर ईच चाइल्ड यू कैन ऐड अप 1 मिलियन रुपीज। तो कोई भी आसानी से कैलकुलेशन कर सकता है कि कितनी फैमिली हो तो उसको कितनी स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। और एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपका स्पाउस है वो वहां पे ज्यादा फ्रीली काम कर सकता है और वो आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा अहम रोल अदा कर सकता है। बहुत शुक्रिया सर। एक चीज़ और जो है ना सजेशंस हैं आपकी तरफ से या आपका ओपिनियन जो है इस हवाले से कि यूरोप में ये स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर स्टूडेंट को अलाउ किया जाए कि यहाँ पर जाया जाए और तालीम हासिल की जाए और अपने जो है वो मामला को देखा जाए। हमारा साहब, मैं बड़ा स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स की भी एलिजिबिलिटी बनती है और जो शेंजन एरिया में जाने के लिए जो है वो पर तोल रहे हैं या जो चाहते हैं शेंजन एरिया में जाके किसी अच्छे मुल्क में पढ़ना और वहां पे आगे फ्यूचर में एस्टेब्लिश होना, स्वीडन उनके लिए बहुत आइडियल चॉइस है।
अच्छा, यहाँ पे एक बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सारी शेंजन कंट्रीज की एम्बेसीज वर्किंग नहीं है। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके लिए आपको दूसरे मुल्कों में सफर करना पड़ता है वहां का वीजा अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एस्टोनिया के लिए करते हैं तो नॉर्मली आपको इस्तांबुल से अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप लिथुआनिया के लिए ट्राई करते हैं तो आपको बाकू से ट्राई करना पड़ता है। अगर आप फिनलैंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अबू धाबी से अप्लाई करना पड़ता है। रिसेंटली उन्होंने कुछ चेंज किया है कि कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि अब यूएई का वीजा मिलना भी पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट का बैच मिस हो जाता था। तो अब रिसेंटली उन्होंने इसमें थोड़ी सी तब्दीली की कोशिश की है कि वो कतर में, दोहा में भी स्टूडेंट्स जो है वो वहां पे जाके इसको अवेल कर सकते हैं। इसी तरह से मैं और भी हम गिनवा सकते हैं जिसमें पाकिस्तान से बाहर अप्लाई होता है। तो स्वीडन इस हिसाब से भी एक बहुत अच्छी चॉइस है कि वो उन चंद ममालिक में से है जो स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में रह के अप्लाई करने का मौका फराहम करते हैं। ये ना सिर्फ स्टूडेंट को इकोनॉमिकली एक बड़ा फिट ऑप्शन है, बल्कि हमें ये जेहन में रखना चाहिए कि जब कोई अब्रॉड जाके अप्लाई करता है और खुदा ना खास्ता वीजा नहीं लगता, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो नॉट रिफंडेबल होते हैं। तो उससे स्टूडेंट पे फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम नॉर्मली उन ऑप्शंस को चूज करते हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को अप्लाई करने की सहूलत देते हैं। तो स्वीडन इज वन ऑफ द ऑप्शंस। और एक और इसमें हम फैक्टर ये जहन में रखेंगे कि स्वीडन शेंजन की मुस्तहकम इकोनॉमीज में से एक है। बिल्कुल। शेंजन में सारे कंट्रीज में आप फाइनेंशियली लोगों को एस्टैब्लिश नहीं देखेंगे, और इवन जो स्टूडेंट्स जाते हैं या इवन जो लोग वर्क परमिट पे भी जाते हैं वो भी सब जगह पे बहुत अच्छी अर्निंग नहीं कर रहे। तो स्वीडन इज वन ऑफ द कंट्रीज जहां की इकोनॉमी स्टेबल है और जहां पे स्टूडेंट भी अच्छी अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटीज ले सकता है। और जब आप वर्क परमिट पे स्विच होते हैं तो आप वाज़ेह फर्क देखते हैं कुछ ऐसे मुल्क जो यहाँ से जाने के लिए शायद आसान हो लेकिन वहां पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। तो स्वीडन में स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटी है कि वो वहां पे अच्छा अर्न कर सकते हैं, अपने ना सिर्फ अपनी स्टडीज को सपोर्ट कर सकते हैं बल्कि अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर अप्लाई करें, और इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज ऑफ शेंजन जोन। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। तो दोस्तों, स्वीडन में आप अपनी ज़िंदगी बहुत आसान तरीके से बसर कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि स्वीडन के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। जी हाँ, वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। और एक रूल मैं आपको आपके नॉलेज में कंसीडर करवाना चाहूँगा कि आप अगर स्वीडन में जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद लोगों से आपने सैलरी के हवाले से नहीं पूछना, बिकॉज ये बड़ा मयूब समझा जाता है। तो आप जिशान भाई से रब्ता करना चाहते हैं तो इनकी डिटेल्स, तमाम डिटेल्स हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप रब्ता करें और अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी मुस्बत तब्दीली के साथ आगाज़ करें एक नई दुनिया का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।